सभी लोगों का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल देवा सर क्लासेज में। दोस्तों यदि आप अभी क्लास 12वीं के छात्र हैं और 2023 में एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों जो आपका गद्यांश पूछा जाता है ना उसका 10 नंबर मैं बिल्कुल आज पक्का कर देने वाला हूं। 100% गारंटी देता हूं दोस्तों, यदि आप ये 11 गद्यांश को कंप्लीट कर लोगे तो आपका 10 नंबर कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों मैंने आप लोगों से बोला था कि इस चैनल पर ऐसा तैयारी कराऊंगा ना जो पूरे YouTube पर किसी ने ना कराया होगा, इसलिए आप इस चैनल से जुड़ के अच्छे से अच्छे तैयारी कीजिए। चलिए फटाफट उन 11 गद्यांश को हम देख लेते हैं और लास्ट में आप लोगों को मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप हिंदी में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने वाले हो। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट में उस ट्रिक को देख के जरूर जाइएगा। चलिए देखते हैं हम 11 गद्यांश को। देखिए दोस्तों, सबसे पहला गद्यांश आपके सामने है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। ठीक है, आगे देखिए, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतना ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है ना, यहाँ पर ये ब्लैक से, क्यों? क्योंकि इसे आपको व्याख्या करना है। चलिए मैं वो आगे बताऊंगा, पहले पढ़ के बता देता हूं। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर प्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आगोपात जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयुक्तता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। देखिए दोस्तों, ये गद्यांश काफी इंपॉर्टेंट है। ये 2010 में, 2015, 2020, 2022 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसका सबसे पहला प्रश्न यानी 1 नंबर प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। इस क्वेश्चन को एक तरीका से और पूछ सकता है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप क्या लिखिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित राष्ट्र के स्वरूप शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए। जो अंडरलाइन मैंने आपको दिखाया था उसका यहाँ पर व्याख्या करना है। ठीक है, देखिए व्याख्या कैसे कीजिएगा। राष्ट्रीयता और पृथ्वी का संबंध अटूट और अनिवार्य रूप से आवश्यक है, इसलिए पृथ्वी के साथ राष्ट्रीयता का संबंध अथवा आधार जितना अधिक मजबूत होगा उतना ही अधिक राष्ट्रीय भावनाओं का विकास भी संभव होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आगे, उस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति का यह परम आवश्यक कर्तव्य एवं धर्म है कि वह पृथ्वी के भौतिक स्वरूप से पूरी तरह से परिचित रहे, साथ ही उसके सौंदर्य, उपयुक्तता एवं महत्व की भी अधिकाधिक जानकारी रखे। तो हमने यहाँ पर व्याख्या भी कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए, आपसे संदर्भ और व्याख्या हर गद्यांश में पूछा जाएगा और सबका एक ही होता है लगभग। अब देखिए, ये जो इसके बाद जो प्रश्न आएंगे ना, इन सबका आंसर जो होता है वो गद्यांश में ही छुपा होता है। जैसे ये क्वेश्चन है कि किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तो आप जब गद्यांश पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था ना कि लेखक के अनुसार जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती है वह निर्मूल होती है। ठीक है, देखिए इसका आंसर मैं आपको गद्यांश में दिखा देता हूं। देखिए गद्यांश में ही इनका आंसर आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, दिखाता हूं। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। तो आपको आंसर मिल गया। तो ऐसे ही आपको आंसर ढूंढना है मेरे भाई, ऐसे ही गद्यांश में जाके आपको आंसर क्या करना है, ढूंढना है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीयता विचारधाराओं की जननी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी लास्ट क्वेश्चन इस गद्यांश का कि भूमि का निर्माण किसने किया और कब से किया। तो इसका आंसर आप शुरू में गद्यांश पढ़ोगे तभी मालूम चल जाएगा कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। ठीक है, देखिए आप दूसरा जो गद्यांश है वो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी गद्यांश है। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्य ने युग युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन का श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन कल्पना
का मध्य मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृत के विकास एवं अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन किया हुआ है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमें क्या करना है, व्याख्या करना पड़ेगा। ठीक है, आगे गद्यांश पढ़ के बता देता हूँ कि राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्र जन के जीवन का सौंदर्य और यश अनंत निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। ये जो गद्यांश है 2014, 2015, 2021 और 2022 में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब इसका देखिए पहला प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है। तो उसी प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित राष्ट्र के स्वरूप शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेखा चित्र उसका व्याख्या करना है। जो अंडरलाइन किया हुआ था उसका यहाँ पर व्याख्या करना है। देखिए, वास्तव में संस्कृति मनुष्य का मस्तिष्क है। वास्तव में जो संस्कृति है वो मनुष्य का मस्तिष्क है और मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि मानव शरीर का संचालन एवं नियंत्रण उसी से होता है। जिस प्रकार से मस्तिष्क से रहित धड़ को व्यक्ति नहीं कहा जा सकता, अर्थात मस्तिष्क के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार संस्कृति के बिना भी मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिए संस्कृति के विकास और उसकी उन्नति में ही किसी राष्ट्र का विकास, उन्नति और समृद्धि निहित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ देगा कि भूमि और जन के अतिरिक्त राष्ट्र में और क्या महत्वपूर्ण है। तो आप लोग का दोनों का आंसर एक ही होगा कि राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर्निहित है। तो देखिए, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अनिहित है। ये जो सारे जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इससे आप लोगों को याद नहीं करना है। देखिए, गद्यांश को पूरा पढ़ लेना है, उसके बाद इस क्वेश्चन को पढ़ के और इसी का आंसर उस गद्यांश में ढूंढना है, आराम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है। तो देखिए, संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। ठीक है दोस्तों, हम चलिए अब नेक्स्ट गद्यांश यानी कि तीसरा गद्यांश को देख लेते हैं। तीसरा गद्यांश है कि साहित्य, कला, नृत्य, गीत, अमोद प्रमोद उनके रूप में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा को जो विश्वाव्यापी आनंद भाव है वह इन विधि रूप में साकार है। यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन किया हुआ है, इनके यहाँ से यहाँ तक हमें व्याख्या करना है। आगे है कि यद्यपि बारहमा रूप की दृष्टि से संस्कृत के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनके एक सूत्रता जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और इसी आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। ठीक है, ये भी गद्यांश बहुत इंपॉर्टेंट है, 2015, 18, 19, 20 में एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका गद्यांश आप लोग देख लीजिए। गद्यांश पूरा पढ़ूंगा नहीं, ये राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। बस अब देखिए, रेखाचित्र अंश का व्याख्या करना है, जो ऊपर में मैंने बताया था अंडरलाइन, वही व्याख्या करना है। लेखक कहते हैं कि एक ही राष्ट्र के भीतर अनेक उप संस्कृतियां फलती फूलती हैं। इन संस्कृति के अनुयायी नाना प्रकार के अम्बोध प्रमोद में अपने हृदय की उल्लास को प्रकट किया करते हैं। साहित्य, कला, नृत्य, गीत इत्यादि संस्कृत के विविध अंग हैं। इनका प्रस्तुतिकरण उस आनंद की भावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो संपूर्ण विश्व की आत्माओं में विद्यमान है। ठीक है, तो व्याख्या आप लोग इस तरह कर दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। तो लिखिएगा कि साहित्य, कला, नृत्य, अमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को
प्रकट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है? तो आंसर दीजिएगा कि सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करते हुए उससे आनंदित होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पंक्ति में लेखक ने राष्ट्र के किस स्वरूप को प्रकाश डाला है? तो लिखिएगा कि प्रस्तुत पंक्ति में लेखक ने विविध संस्कृति वाले राष्ट्र की एक सूत्रता और उसके एकीकृत स्वरूप पर प्रकाश डाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट गद्यांश देख लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट गद्यांश है कि जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों में से भूमि के साथ राष्ट्रीयता जन के तादभम्य प्राप्त किया है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन है, जब तक सूर्य की रश्मियाँ नृत्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको व्याख्या करना पड़ेगा। अब आगे मैं नहीं पढ़ूंगा, आगे आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये सारे गद्यांश अगर मैं पढ़ूँ तो। ठीक है, ये देखिए ये गद्यांश बहुत इंपॉर्टेंट है, 2012, 15, 2020 और 2022 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, गद्यांश इसका आप लोग लिख लीजिएगा, गद्यांश का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया है वासुदेव शरण अग्रवाल की। ठीक है, अब व्याख्या में पढ़ के बता देता हूं यार। देखिए, लेखक के अनुसार जब तक धरती का सूर्य की रश्मियां प्रतिदिन धरती को अपने अमृत रस से जीवन प्रदान करती रहेगी तभी तक किसी राष्ट्र और वहां के जन का अस्तित्व भी बना रहेगा। जब तक राष्ट्र की प्रगति के फलस्वरूप उसका अस्तित्व रहेगा तभी तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी बना रहेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर आपको ट्रिक अभी मैं ट्रिक तो लास्ट में बताऊंगा, गद्यांश बाई ट्रिक बताऊंगा, बहुत धांसू ट्रिक बताऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, ग नंबर प्रश्न है कि जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है? तो जन का प्रवाह का तात्पर्य यह है कि जन का प्रवाह अंतरहीन होता है। प्रत्येक राष्ट्र में निरंतर अनेक प्रकार के परिवर्तन आते रहते हैं। इसके उपरांत भी राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर आबाद गति से चलती रहती है। ठीक है, तो इतना आप लोग लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घ नंबर कि राष्ट्रीय निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं? तो देखिए इसका आंसर होगा कि हमारे राष्ट्र के इतिहास में उत्थान और पतन के अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, परंतु नदी की नई उठती लहरों के समान हमारे राष्ट्र के निवासियों को सतत रूप से आगे बढ़ते रहने के लिए अनेक नवीन शक्तियां प्राप्त होती रहती हैं। इनकी सहायता से वे पूरे उत्साह के साथ प्रगति करते रहे हैं और इस प्रकार सदैव से ही उनका अस्तित्व बना रहा है। अब दोस्तों हम पांचवा गद्यांश देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा बड़ा गद्यांश है, इसलिए मैं पढ़ूंगा नहीं, जो इतना अंडरलाइन है बस उतना ही पढ़ूंगा। ठीक है, आपको भी पूरा गद्यांश याद करके नहीं जाना है, शुरू के एक लाइन आपको बस यहाँ पर रट के नहीं, बस ध्यान में रख के जाना है कि अगर ये शुरू में ये लाइन आ जाएगा तो इसका व्याख्या ऐसे करना है। ठीक है, ये करके जाना, पूरा गद्यांश आपको याद करके नहीं जाना। देखिए पांचवा गद्यांश है कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियां ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी को देह को सजाया है। तो यहां तक यहाँ पर अंडरलाइन किया है, यहां तक व्याख्या करना पड़ेगा। ठीक है, आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां तक ले लीजिए आप लोग, यहां तक गद्यांश का स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखिए नीचे आइए, नीचे बोला ना बहुत बड़ा गद्यांश है। अब यहां से यहां तक है, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया आपने, बहुत बढ़िया। देखिए ये 2012 और 2013, 2020, 2022 में पूछा गया है। ठीक है, यदि आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हो तो वीडियो को रोक के लिख लिया करो। ठीक है, अब इसका गद्यांश किस प्रकार होगा, गद्यांश में नहीं पढ़ूंगा, ये भी राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। ठीक है, इतना इसका संदर्भ है। ठीक है, व्याख्या आप लोग कर लीजिएगा, व्याख्या में पढ़ के बता देता हूं कि देखिए विद्वान लेखक ने कहा है कि धरती माता होगा, यहाँ पे क्या होगा, धरती माता की कोख में अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं। इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी का एक नाम वसुंधरा, यहाँ पर पृथ्वी होगा, ये थोड़ा दो गलती हो गई इस व्याख्या में, दिल से सॉरी। पृथ्वी का एक नाम वसुंधरा वासुदेव रत्नों के धारण करने वाली भी है। वसुंधरा का मतलब क्या होता है, वासुओं रत्नों के धारण करने वाली। ठीक है, अब देखिए बहुमूल्य रत्न, धातुओं एवं खनिज पदार्थ, अन्न, फल, जल और इसी प्रकार के असंख्य अनमोल वस्तुओं जिन्हें भूमि अपने आंचल में छिपाए रहती है से हमारा प्रगाढ़ परिचय होना ही चाहिए। ठीक है,
इतना व्याख्या कर दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, दिन रात बहने वाली नदियों ने किस प्रकार की पृथ्वी को देह को सजाया है। तो दिन रात बहने वाली नदियां ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी के देह को सजाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कैसे सौंदर्य के प्रतीक माना जाता है। तो पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों के संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है इस गद्यांश का कि लेखक ने हमें किनके योगदान के बारे में बताते हुए उनसे परिचित होने की प्रेरणा दी है। तो लेखक ने हमें छोटे छोटे पत्थरों के योगदान के बारे में बताते हुए उन अमूल्य निधियों को परिचित करने की प्रेरणा दी है। तो ये सब जो आंसर है इसे आपको याद नहीं करना है, गद्यांश से ही ढूंढ लेना है, ठीक है। देखिए एक नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसी गद्यांश का 4 नंबर कि अमूल्य निधियां कहाँ भरी हैं। तो अमूल्य निधियां धरती माता की कोख में भरी हैं। बस बहुत छोटा सा क्वेश्चन था ये। अब देखिए आपका नेक्स्ट गद्यांश यानी कि 6 नंबर जो गद्यांश है वो है कि माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। तो देखिए मैं पढ़ूंगा नहीं, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट ले लीजिए। यहाँ तक अगर आपको दिख रहा है, जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक ले लीजिए, भरे हुए तक दिख रहा है तो यहाँ तक ले लिया आपने। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, पृथ्वी यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था, यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, ले लिया आपने, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से था थोड़ा बहुत ये ले लीजिए, ठीक है। ये 2010, 2017, 2021, 2022 में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये सब बड़े बड़े गद्यांश है, इनको पढ़ने लगो ना तो 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा दोस्तों, इसलिए मैं पढ़ूंगा नहीं। तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, नहीं स्क्रीनशॉट ले आ रहा है वीडियो को स्किप करके आराम से लिख लिया कीजिए। देखिए उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है, गद्यांश का आप सारांश लिखना है तो सारांश लिख लीजिएगा। ये भी राष्ट्र के स्वरूप के ऊपर से लिया गया है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है, ठीक है। अब देखिए ख नंबर का क्वेश्चन है कि पुत्र के समान भाव से कौन रखती है भाई, बताइए। तो भाई पुत्र को माता अपने सभी पुत्रों को क्या समान भाव से चाहती है, ये तो हमने गद्यांश का शुरू में ही पढ़ा। ग नंबर प्रश्न है कि समान अधिकार का भागी कौन है। तो इस पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति पृथ्वी पर अपने जन्म के समय से ही समान अधिकार की भागी हैं, ठीक है। घ नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी का किसका विस्तार अनंत है। तो इस पृथ्वी पर निवास करने वाली व्यक्तियों का विस्तार अनंत है, वे इस विस्तृत भूमि पर अरबों की संख्या में बसे हुए हैं, ठीक है। अंगा नंबर प्रश्न देख लीजिए, अनंत और जनपद में शब्दों का अर्थ लिखना है आपको। तो अनंत का आशय यानी कि अर्थ होता है जिसका अंत ना हो अथवा अंतहीन हो, ठीक है। जनपद का अर्थ होता है जिले को कहा जाता है। जनपद किसे कहा जाता है बच्चों, जिले को कहा जाता है, ये सभी आप लोगों को मालूम है। 7वां देख लीजिए, बहुत छोटा गद्यांश है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी के अशोक के फूल के चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। 7वां प्रश्न, रविंद्र ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। रविंद्र, तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये पहला लाइन याद रखिएगा, ये लाइन आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। इसका अंडरलाइन यहाँ से यहाँ तक किया हुआ है, तो इसे यहाँ पर इसका व्याख्या करना पड़ेगा, ठीक है। गद्यांश का संदर्भ किस प्रकार लिखेगा उसी प्रकार लिखना है आपको कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी में सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवर्तित है, यानी कि लिया गया है। और व्याख्या आप लोगों को कर देना है यहाँ पर व्याख्या भी यहाँ पर है, देख लीजिए। दूसरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए व्याख्या का, तो यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, अंग तक ले लीजिए। चलिए अब मैं और आगे दिखा देता हूँ, अंग तक लिए थे, अब यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए। तो दोस्तों हमने व्याख्या भी आपको इस गद्यांश का दिखा दिया। चलिए अब इसका तीसरा प्रश्न देख लीजिए, रविंद्र ने किसे महासमुद्र कहा है। तो भाई अभी तो गद्यांश में पढ़ा मैंने कि रविंद्रनाथ ने भारतवर्ष को महासमुद्र कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि यह यहाँ की प्रगति और संस्कृति विकास में अनेक महापुरुषों ने अपना योगदान दिया है, ठीक है। यहाँ पर चौथा प्रश्न है कि भारतवर्ष के निर्माण में किन किन का सहयोग रहा है। तो भारतवर्ष के निर्माण में न केवल आर्यों का वर्ण आर्यों के उपरांत आने वाले शक, हूण तथा नाग, यक्ष एवं गंधर्व, असुर आदि अनेक विदेशीय जातियों का सहयोग रहा है। तो ठीक है, इस सब का आंसर आपको गद्यांश में मिल जाएगा, इसे आप लोग याद मत कीजिएगा। 8वां देख लीजिए, गद्यांश बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत छोटा भी है यार। कहते हैं कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल इतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ साधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। ये बात सही है यार। आप लोग यार अभी तक तो वीडियो देख रहे हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं किए होगे। काम बन जाएगा, वीडियो देख लोगे, ये 10 नंबर पक्का हो जाएगा, वीडियो छोड़ के चले जाओगे। लेकिन आपने ये नहीं सोचा यार कि ये वीडियो बनाने में, आपका 10 नंबर पक्का कराने में मुझे कितना मेहनत लगा है।
तो आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इस गद्यांश का स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, बहुत बढ़िया दोस्तों। अब इसका व्याख्या आप स्वयं लिखिएगा, संदर्भ स्वयं लिखिएगा, मैं नहीं लिखवाऊंगा, बहुत बार बता दिया। रेखाचित्र राशि का व्याख्या आप लोग कर दीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिए। हाँ, यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस यहाँ से यहाँ तक व्याख्या कर दीजिएगा, काम खत्म। चलिए आप देखिए, तीसरा प्रश्न है कि अशोक के विस्मित करने का आधार किसे माना जाता है? तो अशोक को विस्मित करने का आधार स्वार्थवृत्ति को माना जाता है। बस, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है? तो अभी मैंने बताया कि लेखक ने, आपका भी व्यवहार तो ऐसा ही है मेरे भाई, लेखक ने दुनिया के व्यवहार को इस तरह बताया है कि यह केवल उतना ही याद रखती है जितने से इसका स्वार्थ साधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। ठीक है, देखिए नवा गद्यांश भी बहुत छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। यहां से यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया आपने गद्यांश का, बहुत बढ़िया। चलिए थोड़ा और है, उससे भी ले लीजिए, हाँ इसे भी ले लीजिए, बहुत बढ़िया। अब गद्यांश का संदर्भ आप लोग खुद लिख लीजिएगा, ठीक है। व्याख्या आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए व्याख्या का, बस इतना ही है, व्याख्या ले लिया, बहुत बढ़िया। चलिए अब तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न इस गद्यांश का, मनुष्य का जीवन शक्ति को निर्मल क्यों बताया गया है? तो मनुष्य की जीवन शक्ति को निर्मल इसलिए बताया गया है क्योंकि वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मुंहों को रोदती चली आ रही है। ठीक है, बस इतना आंसर हो जाएगा इसका। 10वां गद्यांश आप लोग देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, यहां से यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और तक ले लिया, बहुत बढ़िया। चलिए आइए, और है ये थोड़ा गद्यांश लंबा है, चलिए और तक लिया था आप लोगों ने, वहां से यहां तक ले लीजिए, ले लिया, बहुत बढ़िया। चलिए आइए, बस और थोड़ा सा है इसका पार्ट, वो ले लीजिए, यहां तक ले लीजिए, हो गया आपका ये गद्यांश कंप्लीट। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश का पार्ट से लिया गया, बताइए। तो ये आप संदर्भ खुद आप लोग लिख लीजिएगा, ज़्यादा मैं नहीं लिखवाऊंगा यार, बहुत बार आपको बताया कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है। रेखाचित्रांश का व्याख्या करने के लिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, काम आपका व्याख्या का बन गया। तीसरा प्रश्न है कि भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद क्या किया? तो देखिए, भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद वैराग्य धारण करने वालों का समूह उत्पन्न किया। ठीक है, बस। अब लास्ट जो गद्यांश है वो देख लीजिए दोस्तों, और 10 नंबर अपना पक्का समझिए। यहां से यहां तक गद्यांश है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, इसको हटा देता हूं मैं, ले लिया, बहुत बढ़िया दोस्तों। चलिए अब आप गद्यांश का संदर्भ आप लोग खुद लिख लीजिएगा, व्याख्या मैं करवा देता हूं, दूसरा रेखाचित्रांश का व्याख्या यहां से यहां तक, यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहां तक लीजिए आप लोग, यहां तक लीजिए, ले लिया आपने। चलिए बहुत बढ़िया किया आपने, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, यहाँ से अब यहाँ तक ले लो, पूरा व्याख्या खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा प्रश्न है कि मानववृत्ति और धावन शब्दों का आशय लिखिए। तो देखिए, मानववृत्ति का आशय व्यक्ति के सोचने का तरीका और उसकी सोच में परिवर्तन से है। पावन का आशय दौड़ने अथवा तीव्र गति से प्रगति की प्रक्रिया से है। ठीक है, देखिए अब चौथा है कि अशोक आज भी उसी मौज में क्यों है? तो देखिए, लेखक के अनुसार अशोक का वृक्ष आज भी उसी मिज में है जिसमें यह हजारों वर्षों से पूर्व था। इसका कारण यह है कि वह उदास होकर नहीं रहना चाहता। उसे ज्ञात है कि उदास होने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता और ना ही पूर्व की परिस्थितियों को लौटाया जा सकता। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर 11 गद्यांश देख लिया है और इन 11 गद्यांश का हमने संदर्भ, व्याख्या और उनके जो प्रश्न बनते वो भी हमने देख लिया है। अब दोस्तों आप समझो कि आपका ये 10 नंबर है ना, ये आपके हाथ में आ चुका है। ये 10 नंबर आपका बिल्कुल कंफर्म है। अगर इस 10 नंबर को और बढ़िया से अगर आपको पक्का करना है तो चलिए वो भी मैं एक ट्रिक बताता हूं। आपको बोला था मैं लास्ट में ट्रिक बताऊंगा। दोस्तों, मैंने एक वीडियो अपलोड किया है इसी चैनल पर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या दे दूंगा या तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। क्या है भाई वो ट्रिक? तो देखिए, ट्रिक लिख देता हूं क्योंकि कई बच्चे हैं ना जो वीडियो भगा के लास्ट में आके देखते हैं तो वो समझ जाएंगे कि ट्रिक अब से बताना चालू कर दिया है। तो ये जो ट्रिक है वो क्या है वो समझो। देखो, मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें ये बताया है किसी भी गद्यांश को आप देखते पहचान जाओगे ना कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। किसी भी गद्यांश, अगर आपके एग्जाम में कोई भी गद्यांश आ गया तो उसे देखते पहचान जाओगे कि किस चैप्टर से लिया गया है। उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वो एकदम धांसू ट्रिक है मेरे भाई, बहुत ज्यादा धांसू ट्रिक है, उसे आप लोग देख लीजिएगा। और मैं पद्यांश का वीडियो कल लेके आऊंगा। कल मैं आपको 12 से 13 पद्यांश बता दूंगा, उसका भी 10 नंबर पक्का करा दूंगा। और उसका ट्रिक भी मैं बहुत जल्द उसका वीडियो बनाने वाला हूँ। ट्रिक का वीडियो, पद्यांश का ट्रिक का वीडियो बहुत जल्द बनाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में क्या लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।